प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हल्ला बोल में आप सबका स्वागत है। यह हल्ला बोल प्रैक्टिस पेपर आपके पीजीटी एग्जाम तक चलने वाला है, तो आप जमकर इसे शेयर करिए, जम करके इसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी बाधा ना बने और इस बार आपकी एक सीट पक्की हो जाए। हम लोग एनसीईआरटी पॉइंट्स देखेंगे, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और यह सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको अपने पीडीएफ के तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जा करके आप जो है टेलीग्राम से अपने पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्टडी विद प्रदीप की अनेक पेशकश है जो आपके लिए सब क्लासेस लगातार चल रही हैं, जिसमें हम आपको एग्जाम पॉइंट्स आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट्स में रेप्टिलिया तक का आपका हो चुका, आगे हो रहा है। जो आपके प्रैक्टिस पेपर की बात थी, प्रैक्टिस पेपर आपका चल रहा है ऑलरेडी। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनवर्टिब्रेट्स के कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर आपको भेज दिए हैं। नेक्स्ट वीक तक आपको वर्टिब्रेट और उसके बाद फिजियोलॉजी, माइनर बॉटनी का भी प्रैक्टिस पेपर आपको भेज देंगे। ए टू जेड ऑल टॉपिक के प्रैक्टिस पेपर आपको भेजे जा रहे हैं। मैंने एनसीईआरटी का वादा किया था कि एनसीईआरटी आपका कंप्लीट कराएंगे, तो एनसीईआरटी लेकर के आपके बीच में आ गए हैं। चलिए जम करके तारीफ करिए और जम करके शेयर करिए और लाइक तो जरूर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा। चलिए, पहला चैप्टर जो आपका क्लास 11th का है, द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीवित संसार से बताना है। यहाँ पे कॉमन चीजें हैं, यह पीडीएफ आपको मिलेगा, आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार एक नजर सरसरी देखते हुए चलते हैं, चूंकि हल्ला बोल है, बहुत तेजी के साथ चलेंगे, बहुत तेजी से कवर करेंगे, बिना वक्त गंवाए एकदम क्विक रिवीजन के तौर पे इसे भागते हुए एकदम चलेंगे। सबसे पहले पॉइंट आपके सामने है, आप सभी लोग इसको जानते हैं, बायोलॉजी, जिसमें बायोस मीन्स होता है लाइफ, लोगास मीन्स होता है स्टडी, यहाँ पे दिया गया थ्रू आर साइंस। ठीक है, द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज द लाइफ साइंस। ये लाइफ साइंस भी है और ये आपकी लाइफ की सभी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की जो क्षमता होती है, इन्हें आप बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये आप सब लोग जानते हैं पहले से, कोई इसमें नई बात नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये कॉमन सी चीजें सबको पता है। प्योर बायोलॉजी किसे कहते हैं? द कंसर्न विद द गेनिंग ऑफ द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वेयर द अप्लाइड बायोलॉजी द रिलेटेड टू वेल बीइंग ऑफ द मैनकाइंड ऑफ द डायरेक्टली बेनिफिशियल इकोनॉमिकली। अगर बायोलॉजी के थ्रू हमें डायरेक्टली बेनिफिशियल मिल रहा है, इकोनॉमिक तौर पे बेनिफिशियल मिल रहा है, बेनिफिट हो रही है, दैट इज द कॉल्ड प्योर बायोलॉजी। जैसे कि आप बहुत से ऐसे पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जो आपको प्योर इकोनॉमिकली बेनिफिट देते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, पढ़ेंगे आप जो है सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में, ये सब चीजें आपको डायरेक्ट बेनिफिट देती हैं। ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे आप जो है, उसके बाद क्या कहते हैं इसको, बहुत से बैक्टीरिया पढ़ेंगे जहां पे एंटीबायोटिक बनते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियल है आपके लिए, डायरेक्ट बेनिफिट मिलती है जब उनके ड्रग्स बना करके आप मार्केट में बेचते हैं, बियर वाइन बिस्की बना करके मार्केट में बेचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलती है। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर ऐसी कोई बायोलॉजी की ब्रांच है जहां पे आपको डायरेक्ट बेनिफिट की बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड द प्योर या बेनिफिशियल इकोनॉमिकली प्योर बायोलॉजी या प्योर बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मेन ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी आर द जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अगर इनके तीन मेन ब्रांच की बात करें तो जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है और माइक्रोबायोलॉजी। और आपको फिर से बता दें कि 28 जून से, जी हाँ, 28 जून से आपके बिहार का बैच स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी। वहां पे जूलॉजी प्रवक्ता की अलग वैकेंसी है, बॉटनी की अलग वैकेंसी है, दोनों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। मंजिल बैच फर्स्ट आपके बॉटनी जूलॉजी के लिए है, मंजिल बैच सेकंड जो है आपके बॉटनी के लिए है। आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप बिहार का बैच ले सकते हैं। पूर्णतः निःशुल्क है, एक भी पैसा यहाँ पे नहीं लगना है आपको। बिहार का पूरा बैच आपको निःशुल्क मिल रहा है। अगर आप बिहार में अप्लाई करते हैं, बिहार राज्य के हैं और दूसरे राज्य वाले भी कोशिश में लगे हुए हैं, उम्मीद है कि आप सबको भी मौका मिलेगा दूसरे राज्य वालों को, तो इसका बैच आपको फ्री में आने वाला, जूलॉजी का भी और बॉटनी का भी। बात करते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, सबको पता है एरिस्टोटल को कहा जाता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के हैं, फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी बुक का नाम है, सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। बस आपको क्विक रिवीजन के तौर पे चलना है, चूंकि आप सब कुछ जानते हैं। हल्ला बोल में एकदम हल्ला मचा करके, डंका बजा करके आइए कि इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए। डंका बजना चाहिए कि इस बार आपने अभी तक जितनी भी त्रुटियां हैं, चाहे आपको एग्जाम पॉइंट से पूरी कराई जा रही, चाहे एमसीक्यू से पूरी कराई जाए, चाहे एनसीईआरटी से, हर एक चीज आपकी पूरी होनी चाहिए और इस बार सिलेक्शन में आपकी एक सीट रिजर्व होनी चाहिए। ये बात आप बता दीजिए, हल्ला बोल कर कहिए, डंका बजा दीजिए अपनी सफलता का।
चलिए अगली पॉइंट देखते हैं जो है फादर ऑफ बॉटनी। आप थियोफ्रेटस को जानते हैं, ये भी ग्रीक के हैं और इनके जो है शिष्य हैं, एरिस्टोटल के शिष्य हैं, आप सब लोग जानते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम और ये क्या है, स्टूडेंट ऑफ द एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटल के ये शिष्य हैं और ये शिष्य होने के साथ ही साथ एरिस्टोटल के बारे में इन्होंने अपनी बुक में भी उनसे मिलते जुलते लिख दिया। इन्होंने एनिमेलियम लिखा था, इन्होंने प्लांटेरियम लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मोनोटाइपिक जीन, ये देखिए नई टॉपिक है, मोनोटाइपिक जीनस क्या होते हैं, मोनोटाइपिक जीनस क्या होते हैं, ये आपके लिए नया शब्द है। ए जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज दैट इज कॉल्ड मोनोटाइपिक। अगर ऐसा कोई जीनस है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज को रखता है अपने पास, ऐसे क्या कहते हैं, उसे मोनोटाइपिक कहते हैं। और ये कहां पे होता है, तो ये जैसे होमो है, होमो में क्या आता है, होमो सैपियंस, एक ही स्पीसीज है होमो सैपियंस, तो ये क्या हो जाता है, मोनोटाइपिक जीनस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पॉलीटाइपिक जीनस, ऐसा जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीसीज आते हैं। आपके एनसीईआरटी में है, यहीं से प्रश्न उठेगा और आप कहेंगे ये तो मुझे पढ़ाया नहीं गया, नहीं बताया गया। आप देखिए पैंथेरा के बारे में बताया गया, आपको सोलिनम के बारे में बताया गया, आपने फैमिली जीनस स्पीसीज पहला चैप्टर पढ़े होंगे ना, सब कुछ बताया गया। लेकिन देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है, पॉलीटाइपिक जीनस। पॉलीटाइपिक जीनस कैसे होते हैं, पॉलीटाइपिक जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीसीज आते हैं उसे पॉलीटाइपिक कहते हैं। आप देखे होंगे पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, और उसके बाद सोलिनम में आपने पढ़ा होगा सोलिनम नाइग्रम, सोलिनम मेलोनगेना और सोलिनम ट्यूबरोसम। तीन स्पीसीज आपके सोलिनम के पढ़े, उसके पढ़े कहां पे, स्पीसीज जीनस क्लास वाला जो टॉपिक है डोमेन वाला, उसमें देखिए सब कुछ दिया गया है। तो उसे आप क्या कहेंगे, पॉलीटाइपिक जीनस कहेंगे। और मोनोटाइपिक जीनस में जिसमें एक ही स्पीसीज की बात कही जाएगी उसे आप मोनोटाइपिक जीनस कहेंगे। आप अगर हमसे सेटिस्फाई हैं, क्या आपको लग रहा है कि हाँ बातें सही की जा रही, तो लाइक तो जरूर करिए और चैनल को शेयर करना ये आपकी मर्जी है, करिए ना करिए, लेकिन चैनल पर नए सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए। जब आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर आपकी भला करेंगे और आपको आशीर्वाद लगेगा और आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा भाई, और क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। डी कैंडोल के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म दिया था, ये भी आप याद करने वाली चीज है, ये रटने वाली चीजें हैं, इनमें कोई टर्म नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, बस सीधे सीधे रट लेना है। डी कैंडोल के बारे में कि इन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम क्या था, टेक्सोनॉमी था, और एक कब दिए थे, 1813 में। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आते रहे तो इस वीडियो में वन के व्यू का लक्ष्य रखा गया है। शेयर आपको उतना करना, 1 के व्यू का लक्ष्य रखा गया है। 1 के व्यू हमें होने चाहिए, 1 के व्यू अगर हो जाते, बहुत कम टारगेट है, आप इसे देखिए और लाइक जरूर करिए। 500 जो है इसमें लाइक के टारगेट रखे गए हैं, 1 के व्यू और 500 लाइक के टारगेट रखे गए हैं। यह टारगेट हमें एक सप्ताह में पूरा करना है। अगर आप सब इसमें हेल्प करते हैं तो हम ऐसे सभी 39 चैप्टर लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे और सारे प्रश्नों को करा देंगे। मुझे भरोसा है कि आपको सारे प्रश्न इस मिल जाएंगे, आपको भी भरोसा होगा इसके बाद। लेकिन आपका काम है थोड़ा सा आप हमारे लिए भी कुछ करिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा इसे शेयर कर लीजिए, थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करा दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत हो गई काम की बातें, आगे बढ़िए। जॉन रे के बारे में पढ़िए, ये नेचुरलिस्ट हैं, प्राकृतिकविद हैं और इन्होंने टर्म स्पीसीज दिया था। इनके बारे में जॉन रे को याद करिए। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, फिर पूछे जाएंगे और आप इसे तुरंत जाइए, तुरंत टिक करिए और 100% मार्क लेकर के आइए। आगे बढ़ते हैं। बेंथम होकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको बॉटनी में। बेंथम होकर का क्लासिफिकेशन इन्होंने फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया था। आपसे पूछा जाता है बेंथम होकर कौन सा क्लासिफिकेशन दिए थे, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिए थे। आपके चैप्टर नंबर 2 में ये बात बताई गई है, आपने वहां पे पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एंगलर एंड प्रेंटल गेव द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये पहला क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, किसने, एंगलर और प्रेंटल। आगे आ जाते हैं। टेक्जन जो है डिस्क्राइब द टेक्सोनॉमी विदाउट द फाइलोजेनी एज द बोन विदाउट द फ्लैश। कह रहा है कि टेक्जन जो है, इन्होंने कहा कि भैया कि अगर टेक्सोनॉमी आप पढ़ रहे हैं, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, अगर बिना फाइलोजेनी की टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार से जैसे कि बिना हड्डी की मांस, यानी विदाउट बोन एज विदाउट फ्लैश, नहीं बिना मांस की हड्डी, ऐसे। ठीक है, टाइप स्पेसिमेन। और अब ये देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ओरिजिनल स्पेसिमेन इज कॉल्ड द होलोटाइप। अगर कोई ओरिजिनल स्पेसिमेन है तो उसे होलोटाइप कहते हैं। डुप्लीकेट है तो उसे होलोटाइप इज टर्म एज द आइसोटाइप। ठीक है,
एडिशनल वन इज द नोन एज द पैराटाइप, अगर उसमें कोई और जुड़ जाता पैराटाइप। व्हेन एट द ओरिजिनल एट द लास्ट ऑफ द रेफरेंस, अगर वो जो पहला था ओरिजिनल था वो लास्ट हो गया, उसकी जगह कोई रेफरेंस में दूसरा आता तो उसे क्या कहते हैं, नियोटाइप। घुमा फिरा करके प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, सभी हाईलाइट किए गए हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस पीडीएफ को वहां से प्राप्त करके जरूर पढ़िएगा। अगर आपको नहीं मिलता पीडीएफ तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, जो व्हाट्सएप नंबर है, और वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ अगर आपको सभी प्रैक्टिस पेपर वाले पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर हमें 99 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दीजिए, जहां से आपको सभी टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस पेपर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये सब टॉपिक जो हैं आपके चैप्टर से ली गई हैं, चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, मैं इसे पढ़ने वाला नहीं हूं ना, तो इस पे टाइम वेस्ट करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट चलूंगा क्वेश्चन पे। हक्सले जो है 1863 में जो क्या कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये सभी टॉपिक्स आपके चैप्टर्स में दी गई हैं, चैप्टर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी पढ़ डालिए, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप सब लोग टीचर हैं, भावी टीचर हैं, और ईश्वर करेंगे तो इस बार आप टीचर हो जाएंगे। तो आपसे इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, कोर्स ज्यादा है, तो ज्यादा काम करना है, तो थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। एनाबोलिज्म में एक चीज याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्टिव होती है और जो कैटाबोलिज्म होते हैं डिस्ट्रक्टिव होता है, बस इतना याद रखिए। और उसके बाद यहाँ पे बायोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है वाइटल एक्टिविटी होती है, दो चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एडेप्टेशन आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर में दिया गया, उसी में से छांट करके लिखा गया है, कुछ नया नहीं लिखा गया है। ये डोमेन्स हैं, आपको याद ही होंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब आपको डोमेन याद ही होंगे। ये तो कॉमन सी चीज है, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, जहां से आपका स्टार्ट होता है सेशन, QA सेशन, जिसे आप कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। फिर से एक बार कह देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। 1K व्यू का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 1K व्यू का लक्ष्य रखा गया, 500K जो है लाइक का लक्ष्य रखा गया, 500 लाइक का लक्ष्य है, तो आप लाइक भी करिएगा। अच्छा, अगली चीज आपको बता दें कि हम टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस पेपर को तैयार कर देंगे, एनसीईआरटी आपको करवा रहे हैं। आपके जो टाइप है कि इनवर्टिब्रेट का पूरा बन चुका है, लगभग 15 क्वेश्चन है, 10,000 प्रश्नों की यह श्रृंखला हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन्हें लीजिए, चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, उन्हें पढ़िए। इसके लिए आपकी बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज रखे गए हैं, जिसे आप दे करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए क्या क्या पाएंगे यहाँ पे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या क्या, बूस्टर डोज मिल जाएंगे, ये है, आपको मिल जाएगा, पेमेंट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर नहीं लिखा गया वो मिल जाएगा, आप इसको अपना ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां से आपको ये दोनों नंबर मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जान सकते हैं, और यहाँ पे आपको पेमेंट करना है 99 रुपीज आप पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। पहले प्रश्न पे आ जाइए, पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। अगर आप जानते हैं और एनसीईआरटी पढ़ें तो चैलेंज आपके लिए है। पहला प्रश्न आपके सामने, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर मींस, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। इन्होंने कहा था कि एक नाम जीनस का होता है, एक नाम स्पीसीज का होता है। जीनस का नाम हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। इनका नाम इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, वन नेम कंप्राइजेज ऑफ द जेनेरिक नेम एंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट, सही है, यही होगा आपका सही आंसर है, स्टार लगा हुआ है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड है, तो कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद टेक्सोनॉमी विदाउट द फाइलोजेनी ऑफ द लाइक बोन विदाउट द फ्लैश, ये बात किसने कही थी, तो ये बात टकजन ने कही थी। यहाँ पे आपका आंसर नहीं लगा है, तो टकजन ने ये बात कही थी, ऊपर इसका हमने पीडीएफ आपको दिखा दिया, ठीक है। ये बेंथम होकर गलत लग गया यहाँ पे, एक गलत है, किसी और का लग गया यहाँ पे बेंथम ऊपर, ठीक है। द स्पेसिमेन यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज नोन एज, कह रहा है कि अगर कोई स्पेसिमेन है ओरिजिनल पब्लिकेशन में है तो उसे ऑथर के द्वारा क्या कहा जाता है, होलोटाइप कहा जाता है। इसके तीनों टाइप को हम बता दिए थे, ऊपर आपको बता के आए हैं, होलोटाइप क्या होता है, आइसोटाइप क्या होता है, और आपका जो है नियोटाइप क्या होता है, तीनों हम आपको बता के आए हैं। तो सही आंसर यहाँ पे होलोटाइप होगा आपका। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। हल्ला बोल है, हल्ला बोलते चलिए, एकदम टंका बजा के आना। इस बार एन केन प्रकार सिलेक्शन लेना है,
किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है। अगर आप संकल्पबद्ध हैं और आपको शिक्षक बनना है, आपने पूरी तरह सोच लिया प्रवक्ता बनने का, तो ये वीडियो आपको समर्पित है। लेकिन अगर आपके मन में संशय है तो कृपया आप जा सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपके मन में संशय है कि आपको नहीं बनना है तो रहने दीजिए भाई, मत पढ़िए, कौन कह रहा है। लेकिन अगर आपके मन में संशय नहीं है, आप बनना चाहते हैं, तो आप तुरंत लाइक करिए, पहले शेयर जरूर करिएगा। ये आपको सोच लीजिए, जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों की दुआ मिलेगी आपको, और उस दुआ से आपका सिलेक्शन बहुत तेजी से होगा। चेन मार्केटिंग आप जानते हैं ना, सेम प्रोसेस है वही। तो जितने आप शेयर करेंगे उतनी आपको दुआ मिलेगी, उतने जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिना टाइम गवाए इस प्रश्न को आप जो है आंसर बता दीजिए। 2 or more स्पीसीज ऑक्युपाइंग द सेम आर द ओवरलैपिंग एरियाज आर कॉल्ड सिंपेट्रिक कहा जाता है। कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज अगर ओवरलैप करती किसी एरिया में तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपेट्रिक कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है। हल्ला बोलते चलिए, डंका बजना इस बार सफलता का। अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्लोरल फीचर्स आर जनरली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज। कह रहा है जो फ्लावर स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लोरल फीचर होते हैं, ये किसके आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं एंजियोस्पर्म में। तो ये जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आप जैसे चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे क्लास 12 का, वहां पर लिखा गया फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। फ्लावर एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वो कुछ भी दे दे, आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव को ही बताता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेगरी। बोलो भाई, कैटेगरी क्या होगा, जल्दी करिए। अरे सर जी बताइए जल्दी। तो यहाँ सभी कैटेगरी है भाई। कैटेगरी क्या होता है, यहाँ पे आपका शुरू होगा कहाँ से, किंगडम है, उसके बाद फाइलम है। फाइलम इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन होता है। प्लांट में डिवीजन होता है और एनिमल में क्या होता है, फाइलम होता है। तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, उसके बाद क्या होता है, आर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। यही 7 तो होते हैं कैटेगरीज में, तो ये सभी आ जाते हैं। तो ऑल आप दीजिए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है, तो आप कहेंगे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्ट करने का जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसी पर आधारित होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। दैट इज द गुड आंसर, और यही आपका सही है। सेम लाइन से लिखा हुआ आपके एग्जाम में मिलने वाला है। कोई याद कर रहा है, देखिए हिचकी आ रही, याद करने वालों की तादाद बढ़ रही, बस आपको लाइक करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। हंसी मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। द साइंस ऑफ द एजिंग इज रिफर्ड एज द। बुढ़ापे की उम्र को विज्ञान में क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। बुढ़ापे की उम्र का, एजिंग मतलब क्या होता है, बुढ़ापा ना। एजिंग मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। तो जब बुढ़ापा आएगा तो उस विज्ञान को, अध्ययन को क्या कहेंगे, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। आप लोग मजाक समझ लेते हैं हर बात को। द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है बॉडी के क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर किसका एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे किसी का एग्जांपल नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड का एग्जांपल है। तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 2 टाइप कैन बी conclusively said to belonging to the same species if they। कह रहा है 2 प्लांट है, अगर वो दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं तो क्या कर सकते हैं, है मोर देन द 90% ऑफ सिमिलर जीन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लुक ऑफ द, नहीं हो सकता। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कोई मतलब नहीं है। सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, अगर सेम स्पीसीज है तो नंबर क्या कर रहा है, 2। अच्छा, 2 अलग अलग प्लांट है ना। अच्छा, आगे क्या दिया गया, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद द ईच। हाँ, ये आपस में देखिए, स्पीसीज की डिफिनीशन भी यही है, जब आपस में कोई इंटरब्रीडिंग कर सकता है तो उसे स्पीसीज कहते हैं। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भैया, ये आपस में क्या करेंगे, सेम स्पीसीज रहेंगे तो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं आपस में। तो ये स्वतंत्र रूप से ब्रीडिंग कर सकते हैं, एकदम सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट कैन बी पर्टिकुलरली नंबर कंसर्न विद द। है डचग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे है, स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। ये बात गलत दिया गया है। डचग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है पेरियार में एलिफेंट पाए जाते हैं। कच्छ का रण गुजरात में है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कच्छ के रण में शेर भी पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण में गुजरात में। आपने चुनाव के समय देखा होगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे थे, ठीक है।
तो ये यहाँ पे गधे पाए जाते हैं। और बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा आप सब लोग जानते होंगे कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के पास में है, ठीक है। पेरियार कहाँ पे, केरल में है। और यहाँ पे दचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। यहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। दचीग्राम में नहीं पाया जाता, क्या नाम है उसका, असम में एक और है, बताइए। असम में एक है दचग्राम, असम में कौन है, असम में देखिए। अच्छा, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट आप बताइए, 1992 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है, हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ये मान लीजिए जनरल नॉलेज की बात है, आपके पेपर में पूछा जाएगा ना, दोनों प्रश्न याद कर लीजिए। एक पेपर होता है जनरल नॉलेज वाला ना, तो एक पूछा जाएगा एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो आप कहिएगा 1992 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या एलिफेंट दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये सब चीजें याद कर डाली, बहुत आसान होती हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, असम में क्या पाया जाता है, असम में एक और पाया जाता है भाई, क्या नाम है उसका, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, 2 पार्क हैं, तो वहां से दचग्राम में भी शायद एक सिंग वाले गेंडा पाए जाते हैं, बहुत कंफर्म नहीं है, ठीक है। कंफर्म मत मानिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हेरेडची ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको हेरेडची कैटेगरी को सेट कर देना है। तो आपको याद ही होगा, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। अब मिला लीजिए किस में मिला हुआ, किस में सही क्रम है। तो सही क्रम आपका यहाँ पे दिया गया, डिवीजन है। डिवीजन किस में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। रुक जाओ भाई, कहीं भाग रहे हो। डिवीजन होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। ये आपका सही क्रम है, ठीक है। घटते हुए क्रम में बताना था, आपने बता दिया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, एंगलर और प्रेंटल द्वारा दिया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। सिस्टमा नेचुरी द रिटन बाय, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखा था, लीनियस ने लिखा था, जिसमें बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी बताया गया था। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इशूड बाय, कहाँ पे, सिस्टमा नेचुरी में। इसके बाद फॉलोइंग करेक्ट हिरेरचियल ऑर्डर ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आप याद कर डालिए, पूछा जाता है, सेट करने के लिए आता है, तो आप याद कर डालिए इसे। उसके बाद आ जाएगा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन द, हल्ला बोलते रहिए, तो हल्के मत पढ़िए, मैं अकेले कितना चिल्लाऊंगा, आप भी चिल्लाइए, थोड़ा सा डंका बजा के आना इस बार। हाँ, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन द, किस पे डिपेंड होते हैं बायोलॉजिकल जो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो रिप्रोडक्टिव, मैं एक मिनट, मार्फोलॉजिकल एंड मार्फोलॉजी पे नहीं कर सकते, मेथड ऑफ रिप्रोडक्टिव, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली और रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अच्छा हाँ सही है, कह रहा है देखिए एक स्पीसीज जो होंगे, देखिए ये बात यहाँ पे देखिए, आपको एक बार ये भी, मुझे भी लगा बी वाला सही होगा, लेकिन बी वाला सही नहीं हुआ। देखिए कह रहा है कि एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जो आइसोलेशन होता है, अलगाव होता है, अलगाव किसके कारण होता है, रिप्रोडक्शन के कारण होता है। एक स्पीसीज में अगर सेम स्पीसीज है तो रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। चाहे वो जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग कहीं का होगा, मेल कहीं हो, फीमेल कहीं का होगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो क्या करेंगे, आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, बच्चे से भी बच्चे पैदा होंगे, उनकी प्रोजनी चलेगी। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में। और कह रहा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, कहाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे अलग कर सकते हैं भाई, हम में भी सेक्सुअल हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए के होंगे उनमें भी सेक्सुअल रिलेशन होगा, ठीक है। तो हो सकता है सेक्सुअल हम भी कर रहे हैं, सेक्सुअल एनिमल भी करते हैं, तो ये नहीं, यहाँ पे आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द बॉटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन इज, हाँ एक क्वेश्चन आपका मजेदार है, चलिए इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है, यहाँ पे चूंकि आपके चैप्टर से रिलेटेड था तो बता दीजिए, इकोनॉमिक बॉटनी का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम करवा देते हैं। ग्लाइसिन मैक्स आपका सही आंसर है। और केजुराना, केजुराइना किसका, अरहर का होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है केजुनस, कैजनस जो है, कैजनस ये अरहर का होता है। और ग्लाइसिन मैक्स किसका होता है, सोयाबीन का होता है, याद रख लीजिएगा, इकोनॉमिक में आपसे पूछा जाएगा। ओराइजा सेटाइबा एक इसका होता है, ओराइजा सेटाइबा धान का होता है, पैडी का होता है, या राइस प्लांट यहाँ देखिए दिया गया है, राइस प्लांट का नाम है। यहाँ पे ओराइजा क्या है पूछा जा रहा है, ओराइजा किसको पूछा, नहीं ओराइजा नहीं, सेटाइबा क्या है, तो सेटाइबा क्या है, स्पीसीज है, और ओराइजा क्या है, जीनस है। Which was the first national park established in the India? फर्स्ट नेशनल पार्क जो है हेले नेशनल पार्क था। सुनिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, हेले नेशनल पार्क था। हेले नेशनल पार्क 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हेले नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क क्यों उसका नाम हेले नेशनल पार्क रखा गया, तो इसलिए रखा था कि उस समय जो
हेले नामक कोई वैज्ञ थे, तो उन्हीं के आधिपत्य में हुआ था, तो इसलिए हेले नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश से 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। 3 राज्य उत्तर प्रदेश से नहीं अलग, अलग अलग जगह से अलग हुए थे। तो उसमें से एक राज्य है उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके उत्तराखंड बन गया, और वहां भी इसका नाम क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है ये आप कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अब कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। भारत का पहला नेशनल पार्क था, ठीक है। काजीरंगा याद नहीं आ रहा था, असम का काजीरंगा है और दचिग्राम है, दोनों असम के हैं। काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, गिर गुजरात में है, और एक कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में है। याद रखिए, पहले पेपर में सब आपसे पूछे जाएंगे। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका इस समय उत्तराखंड में है, लेकिन इसकी स्टेब्लिश कब कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था। लेकिन 2000 में जब ये हुआ, क्या नाम है, राज्य का बंटवारा हुआ, उत्तराखंड राज्य बना। पर्वतीय जिलों को 13 पर्वतीय जिले काट करके उत्तराखंड राज्य बना था। जैसे आपका बिहार से काट करके झारखंड बना, उसी तरह से उत्तर प्रदेश को काट करके किसको बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काट करके बनाया गया उत्तराखंड को, और वहां पे चला गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और हम यहाँ से आपसे पूछ ले रहे हैं, आप हमें बताइएगा कि आपने सुना होगा एक प्रोग्राम जिसका नाम है चिपको मूवमेंट। पढ़े होंगे, सबने पढ़ा होगा, मुझे भरोसा है। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट आप बताइए कि कहाँ से शुरू किया गया था। चिपको मूवमेंट कहाँ पे शुरू किया गया था। अक्सर आप जब पढ़ते हैं किताबों में ना, अच्छा उत्तर भी अब सही मान लिया जाता है, आप उत्तराखंड लगा देते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, सही मान लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश से। कहाँ शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उस समय उत्तराखंड राज्य था ही नहीं, तो कहाँ शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश से। लेकिन आजकल की किताबों में उत्तराखंड दिया जाता है, और हम लोग उत्तराखंड उसको मान भी लेते हैं, और आंसर भी कई बार बोर्ड सही मान लेता है। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं होगा तो उत्तराखंड आप जाइएगा। चला जाए, चलिए। गिर गुजरात में पाया जाता है, काजीरंगा असम में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, बताइए लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज की जो लिस्ट बनाई जाती है वो कहाँ पे बनती है, हल्ला बोलते रहिए। इंडेंजर्ड स्पीसीज कहाँ पे, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसका मुख्यालय कहाँ है, आप अगर कमेंट कर बता दें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर तो आप हमें बता दें, बहुत अच्छा होगा। आपके कमेंट का इंतजार है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए, और नीचे कमेंट भी कुछ बता दीजिए, कुछ बताइए तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची रिफर, टेक्सोनॉमिक किसको बताते हैं भाई, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सबको स्टेप वाइज अरेंज किया गया, इसी को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। द फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू, क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, आंसर बता दिए। क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, इंग्लैंड में। क्यू बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा है, कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। आपसे एक क्वेश्चन और हम पूछ लेते हैं कि पूरे भारत क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है, और ये किस राज्य में है ये भी आपको बताना है कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस। ये आपके जीएस में पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए, ये प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा। मोदी जी जाकर के खेला करके आए, श्री सिद्ध करके कुछ है, तो ये कहाँ पे है, आप इसको कमेंट करिए कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। तो एक खेला हो गया है, और इस खेला को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। 1 नंबर जरूरी है आपके, उसमें भी 33 नंबर लाना जरूरी है। टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द एनी रैंक इज, किसी भी रैंक का टेक्सोनॉमिक ग्रुप क्या होता है, आप कहेंगे टेक्सान कहते हैं भाई, एक एक को टेक्सान कहते हैं। आपके बुक में भी दिया गया है, व्हीट इज द टेक्सान, पिजन इज द टेक्सान, वो आप देखिए एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना, तो उसमें दिया है, आसान सा है, कोई मतलब नहीं है। द लार्जेस्ट हर्बेरियम, हर्बेरियम कहाँ है, सबसे बड़ी हर्बेरियम कहाँ पे पाई जाती है, बताइए। लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है, तो बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, शिवपुर हावड़ा में है, और एक कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में है, आपसे थोड़ा सा दूर है कोलकाता, आप जाइए कभी घुमाइए। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, लखनऊ में, सही है। और उसके बाद ये आपका सही है। अच्छा, दार्जिलिंग से याद आ गया, दार्जिलिंग कहाँ है, दार्जिलिंग असम में है, कहाँ पे है, दार्जिलिंग कहाँ है, असम में है ना। तो आपके यहाँ एक वो होता है, क्या कहते हैं उसे, कहा जाता है, जल्दी बता दीजिए, उसे कहा जाता है GI टैग, याद है GI टैग। तो पहला GI टैग जो दिया गया था 2004 में दिया गया था, याद कर लीजिए, जीएस भी साथ साथ पढ़ते चलिए। GI टैग जो
पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में दिया गया था। भारत में पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो ये चाय को दिया गया था, चाय की पत्ती को दिया गया था, दार्जिलिंग चाय की पत्ती को दिया गया था और ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। इसे चाय की पत्ती को दिया गया था, किसके? दार्जिलिंग की चाय की पत्ती को दिया गया था। पहला जीआई टैग प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जीएस के पोर्शन की बात कर रहा था। एक ग्रुप ऑफ द इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड, इंटरकनेक्टेड जेनरा के ग्रुप को क्या कहेंगे? जेनरा से ऊपर कौन आएगा? जेनरा से ऊपर कौन आएगा? जल्दी बताइए। जेनरा से ऊपर फैमिली आएगी, याद करिए। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, फाइलम बराबर डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जीनस को जोड़ेंगे, जीनस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फैमिली बन जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिफिक्स, यहाँ पे हमने कुछ सिफिक्स आपको दे रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे कहाँ गए, ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ सिफिक्स दे रखे हैं। कौन कौन सा सिफिक्स? जैसे किंगडम में बायोटा लगता है, यहाँ पे क्या क्या लगते हैं, ये सिफिक्स आपको वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा सब कुछ। अब हमें इसे मत कहोइए, ठीक है। कहाँ गया भाई? बहुत गर्मी पड़ रही है, सही बता रहे। मानसून आ गया लेकिन कब बारिश होगी पता नहीं। हाँ, ये तो हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिफिक्स यूज ऑफ द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट इंडिकेट ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ द फैमिली। तो फैमिली में क्या लगेगा? एसी लगेगा। प्लांट के हिसाब से बताना है। हमने आपको सिफिक्स दे दिए हैं, उतने ही सिफिक्स यूज होते हैं। सातों के नाम आप याद कर लीजिए। बताइए, प्रश्न आपके सामने है, आंसर बोलिए, जल्दी बोलिए। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस किसको बताते हैं? ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, प्लांट को चाहे एनिमल को, उन्हें क्या कहते हैं? मिलकर के जीनस बनाते हैं। धनबाद में कोयले की अवैध खनन, आप ही के यहाँ का है। धनबाद में कोयले में अवैध खनन हो रही है। देखिए वो जो है न्यूज ऊपर से आ रही, न्यूज आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। The taxonomic unit phylum is the classification of the animals is the equivalent to which hierarchical level of the classification of plant। तो उसे क्या कहा जाता है? फाइलम के इक्वल। मैं बार बार बता रहा हूँ, फाइलम के इक्वल क्या होता है? डिवीजन होता है। फाइलम और डिवीजन दोनों भाई भाई हैं। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है। बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द इंडेमिक एंड एक्जेटिक लिविंग स्पीसीज, जो विलुप्त होने वाली स्पीसीज होने वाली होते हैं उन्हें वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है, यानी प्रिजर्व किया जाता है, ताकि वो आने वाली स्पीसीज उनकी बढ़ सके धीरे धीरे संख्या। और इसी के लिए आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर एक स्कीम चलाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया था? 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था भारत में। टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है, T2 पुरस्कार दिया जाता है। T×2 यानी टाइगर की संख्या डबल करने को T2 पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष 2023 का T2 पुरस्कार किसको मिला है? आप कमेंट करके बताइएगा। T2 पुरस्कार 2023 का किसको मिला है? ये सब प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इन सब चीज़ों को याद कर डालिए अगर नहीं याद है। जल्दी, अगर याद है तो हमें कमेंट करके बताइए T2 पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है, ठीक है। चलिए, टेक्सोनॉमिक की आप इज वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of the plant and animal. It is used by the preparation of, तो आप कहेंगे फाइलोग्राफ, फ्लोरा। ये सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा कौन ऐसा है जिसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आपका वाइटल एक्टिविटी नहीं दिया गया है, मेटाबॉलिज्म भी नहीं दिया गया है, तो सबसे सटीक आंसर होगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्राफ्टिंग विद द वाटर करंट आर कॉल्ड प्लैंकटन। कह रहा है ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो तैर नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आप सब जानते हैं, लिनियस के द्वारा दिया गया था। पहला प्रश्न वहीं से रिलेट हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। टेक्सा डिफर फ्रॉम द टेक्सान, टेक्सा टेक्सान से अलग है, क्यों? तो ये आपको बताना है। एक प्लूरल है और एक जो है सिंगुलर है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज द जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड। क्लासिफिकेशन अगर क्या हो, इवोल्यूशनरी जेनेटिक रिलेशन हो तो उसे क्लेडिस्टिक कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन फिश कटला कटला द स्पेसिफिक नेम ऑफ द आइडेंटिफिकेशन विद द जेनेरिक नेम, दस इज द एग्जांपल ऑफ द टोटोनिम।
और उसके बाद द बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ये आपकी बुक जैसे स्टार्ट होती वहां पे आपको बताया गया अर्नस्ट मेयर के बारे में। तो ये अर्नस्ट मेयर जो हैं ये क्या होते हैं, इन्हें डार्विन जो कहा जाता है 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। आप जैसे ही एनसीईआरटी खोलेंगे सबसे पहले इन्हीं के बारे में मिलेगा, इसलिए आंसर लगाया नहीं गया है कि आंसर आपसे पूछा जाएगा। आप देख करके बताइएगा कि आंसर सही है गलत है। चलिए, nomenclature is governed by the certain universal rule which one of the following century of the, ठीक है, कह रहा है कि जो nomenclature है ये विभिन्न नियम के आधार से चलता है। कौन कौन सा नियम है? 3 नियम है। पहला कि इसे 2 nomenclature, जीनस का नेम होता है, एक स्पीसीज का नेम होता है। जीनस का नेम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जीनस का नाम जो है अलग अंडरलाइन करते हैं, स्पीसीज का नाम अलग अंडरलाइन करते हैं अगर हम हैंड राइटिंग कर रहे होते हैं, वरना एक किसमें लिखा जाता है, इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इस सब में से जो सही आंसर आपका होगा वो आंसर यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन बाय द एनी लैंग्वेज, ये आपको गलत दिया गया। बाकी ये तीनों चीजें जो हैं आपकी सही दी गई हैं। किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। चूंकि पूछ रहा है कौन सा रूल यहाँ पे गवर्न नहीं करता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। बाकी सारे नियम सही है, चूंकि गलत के लिए गलत ही सही हो जाता है। द लेबल ऑफ द हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम सीट आपने बनाया होगा बीएससी में, एमएससी में, तो हर्बेरियम सीट जो बॉटनिस्ट रहे होंगे तो उसमें कौन सी चीज नहीं दी जाती। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका कमेंट हमें करके बताइएगा कि उसमें कौन सी चीज नहीं दी जाती। हर्बेरियम सीट में किसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती? डेट ऑफ कलेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं होती, नेम ऑफ कलेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लोकल नेम की इंफॉर्मेशन नहीं होती, या हाइट ऑफ द प्लांट की जो है इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मुझे लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर करिएगा। असर्शन रीजन का कुछ प्रश्न है, आप इसको बताइए असर्शन रीजन में क्या सही होगा क्या गलत होगा। हालांकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी हमने यहाँ पे कुछ रख दिए हैं। इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, कह रहा है अगर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और असर्शन जो है जो रीजन है असर्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन, तब तो ए होगा। अगर दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो बी होगा। अगर एक सही है, असर्शन सही है और रीजन गलत है तो आपका जो है सी होगा। अगर दोनों गलत हैं तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला है ए सिस्टमैटिक असर्शन है सिस्टमैटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कह रहा सिस्टमैटिक बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है। एक सेकंड में पानी पी लूं, आगे चलता हूं। बता दीजिए, आंसर बताइए, आंसर लगा हुआ है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सिस्टमैटिक्स जो है ये ब्रांच है और सिस्टमैटिक्स नेम ऑफ द आर्गन ऑफ द डिवीजन ऑफ द, तो ये आपका दोनों सही है। कह रहा है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बात एकदम 100% सत्य है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा। मेंबर ऑफ ए स्पीसीज ब्रीड्स ओनली विथ अदर ऑफ द सेम स्पीसीज, कह रहा ऐसे मेंबर जो अपने सेम स्पीसीज के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं यानी सेक्सुअल रिलेशन कर सकते हैं, ये असर्शन है। कह रहा है कि उन्हें हम स्पीसीज कहेंगे। और रीजन कह रहा है कि इन स्पीसीज, अगर स्पीसीज इन द केस सम केसेस, कुछ ऐसे केस हैं मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में भी आल्सो ब्रीड, कह रहा है कि वहाँ पे दूसरे स्पीसीज भी आपस में ब्रीडिंग कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सेम स्पीसीज सेम ब्रीडिंग आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, अदर स्पीसीज ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, तो ए सही है और बी क्या है? गलत होता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज में आल्सो बी ब्रीड प्रोड्यूसिंग स्टेराइल, अच्छा आगे दिया गया सही, सॉरी, ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही। कह रहा है कि इससे अगर हम जैसे यहाँ पे एक वो मोल मतलब खच्चर पैदा किया गया, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वह पेरेंट्स क्या है, एक इसके स्पीसीज का है हार्स के और एक आयस मतलब डंकी के स्पीसीज का है। अब इनके स्पीसीज से जो बच्चा पैदा हुआ खच्चर, अब वो खच्चर क्या है? स्टेराइल, वह बच्चा आगे नहीं पैदा कर सकता है, ठीक है, वो स्टेराइल है। तो ये भी इसी नियम से सही है, अपने नियम से भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, हमने इसको फुल स्टॉप पढ़ लिया था, ये पूरी लाइन यहाँ तक थी, तो उसके हिसाब से आंसर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्पीसीज आर द स्टैटिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, कह रहा है स्पीसीज जो है यह स्टैटिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। स्पीसीज डू नॉट चेंज विथ टाइम, तो ये दोनों आपका गलत है। आगे असर्शन है लीनियस इज द रिगार्डेड
द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ही गेव द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन विद द फ्यू एडिशनल ऑफ द टिल यूज्ड, कह रहा है कि उसमें कुछ जोड़ करके आज तक उसे यूज किया जाता है, एकदम सही है, ऑप्शन ए सही है, एक दोनों का एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद कंजर्वेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन, दीज कैरेक्टर्स, अगला रीजन दिया रहा, दीज कैरेक्टर्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, देयरफॉर द सिमिलैरिटी शो द रिलेशनशिप अमंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, तो ये आपका आंसर सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे लीनियस इंस्टेड दैट द साइंटिफिक नेम शुड बी लैटिनाइज्ड, लीनियस ने कहा था साइंटिफिक नेम कैसा होना चाहिए, लैटिनाइज्ड होना चाहिए, सही है, लैटिन भाषा में होना चाहिए। दिस गिव द ब्यूटी ऑफ द नेम नहीं है, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लैटिन वर्ड जो होता है वो बार बार उसमें, जैसे अपने हिंदी है ना, तो हिंदी तद्भव तत्सम वट क्या क्या बहुत कुछ है ना, उसी तरह से तो ये जैसा लैटिन भाषा एक ही चलती रहती है, उसमें कोई भी विभेद नहीं होता, यही कारण लैटिन रखा गया था। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म टेक्सान एंड कैटेगरी, कैटेगरी और टेक्सान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एप्स इज द टेक्सान, नहीं, ये दोनों गलत है, दोनों में अलग है, और एप्स इज द टेक्सान इंक्लूडिंग ऑफ द बर्ड्स ही गलत है। दीज आर द ओनली 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी इन द टेक्सोनॉमी, एकदम सही है। अदर आर द कॉल्ड इंटरमीडिएट कैटेगरी, कह रहा है कि जो है 7 ही कैटेगरी पाई जाती है, ये बात सही। किंगडम, उसके बाद फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, 7 कैटेगरी पाई जाती, कह रहा है इसके अलावा जो होते हैं उसे इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। दोनों बात सही है लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं है, अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ए फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन आर सिमिलर, कह रहा फाइलोजेनेटिक और नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, समान होते हैं। ए ऑर्गेनिक रिलेटेड इवोल्यूशनरी आर द यूजुअली सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल आल्सो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों आपके सही हैं। तो वीडियो कैसा लगा, बहुत कम समय में हल्ला बोल में हमने, मुझे लगता है कि हमने 40 प्रश्न आपके करा दिए, इतने थ्योरी बता दिए, इतनी बातें बता दी, और सिर्फ 40 मिनट में हल्ला बोल में ये पूरा पीडीएफ आप पढ़ करके देख लीजिएगा। मैं भरोसे से कह रहा हूँ कि कम से कम आपको 1.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमने प्रश्न भी करवा दिए, आपको बता भी दिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो चुका होगा, आपने सब कुछ जो पढ़ा था उसका एक बार आप में रिवीजन भी हो गया। तो ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, और जम करके तारीफ करिए, जम करके शेयर करिए, जम करके आप हल्ला बोलिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके और हम और वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ बड़े आराम से। बिहार में सिपाहियों की होगी भर्ती, मैं आपको एक न्यूज़ भी चलते चलते बता दूं, यहाँ पे बिहार में सिपाहियों के 31,300 पदों पर होगी भर्ती। धनबाद में कोयले में अवैध खदान धंसी, 3 लोगों की मौत, ये 2 अभी अभी की ताज़ी खबर है, आपकी स्क्रीन पे आ रही थी, दोनों खबर आपकी अब अंदर चली गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय।